हेलो एवरीवन, एचटीएस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योमेट्री चैप्टर से क्वाड्रिलेटरल टॉपिक के बेस्ट 20 मेंस लेवल क्वेश्चंस एंड जितने भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स बन सकते हैं हम उन सब पे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इन फिगर पे बेस्ड जितनी भी टाइप की प्रॉपर्टी बन सकती है उन सबको मैं आपको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उनका हम प्रैक्टिकल यूज देखने वाले हैं सो दैट कोई भी प्रॉपर्टी आपको रटनी ना पड़े। एंड यहाँ पे आपके सामने जिस नंबरिंग के साथ ये फिगर्स लिखी हुई है पैरेललोग्राम रोम्बस रेक्टेंगल, इसी फ्लो में हम इन फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट में ये बिल्कुल बेस्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो कि मेंस लेवल तक की तैयारी कर रहा है, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वीडियो होने वाली है। ठीक है, जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस फ्लो में पढ़ते चले जाना, आपके हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। एंड ये कुछ प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। इन फिगर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी मैंने वो यहाँ पे सब लिख डाली। सो यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्रॉपर्टी लिखी है। क्वाड्रिलेटरल के ऊपर स्क्वायर रेक्टेंगल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पैरेललोग्राम रोम्बस ट्रेपीजियम से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, और इनको मैंने आगे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्वेश्चंस में, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मोस्टली 2D मेंसुरेशन में यूज़ होती है, बट आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो मोस्टली एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आप इन प्रॉपर्टीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आगे देखना है यहाँ पे, मेनली जो आपको देखना है यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ऑल्टीट्यूड बनता है इसको निकालने के लिए भी 3-4 मेथड है यहाँ पे। इसके ऊपर आगे हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो सो दैट यू गोट टू नो किस लेवल के क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो तो ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। मैं हर एक स्टेप बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है एंड इस वीडियो को दिया हुआ एक एक सेकंड आपका वर्थ इट होने वाला है। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। हर एक क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा आपको। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंड इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज को समझा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इस पे जितने स्टार मार्क आप लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक गिवन फिगर है ए बी सी डी जो कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसकी हमें पैरेलल साइड्स दे दी ए बी 15। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है, तो ए बी अगर 15 है तो ये भी डी सी भी कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, और बी सी हमें गिवन है इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, डी ए बी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? और उसने क्या बोला है, ए आर बी आर सी पी डी पी। ठीक है, ये है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन एंगल्स के ए बी सी डी के। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें अंदर जो भी ये फिगर बन रही है पी क्यू आर एस, ये रहा पी पॉइंट, पी क्यू आर एस, हमें अंदर बने इस क्वाड्रिलेटरल की एक तो डायगोनल निकालना है, डायगोनल पी आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या यहाँ तक क्लियर है? और लास्ट में उसने हमें क्या बोल दिया कि एंगल डी जो है, एंगल डी 120 डिग्री है। ओके, तो ये एंगल हमें उसने 120 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब अब पैरेललोग्राम की वन बाय वन में सभी प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने बता दी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर डी 120 डिग्री है तो बी भी कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? देर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी जो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ और फिर मैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे चेक करो,
एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 180 के बराबर है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी अभी तक हम डिस्कस, ये तीन पॉइंट्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं पैरेललोग्राम के। अभी थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि एडजेसेंट एंगल, ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल उठा लो आप, एंगल ए, ठीक है, और एंगल एंगल डी, अगर इनका मैं सम करूंगा तो ये कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। अगर डी अगर डी 120 है तो ए कितना हो जाएगा? 60, ठीक है, 60 डिग्री। क्या यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है। और ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल बी का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल सी प्लस एंगल डी का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्या ये बातें क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए आर और बी आर ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये है ए आर, ठीक है, ए आर ये एंगल बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। एंगल बाइसेक्टर होता है जो किसी भी एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, ठीक है। अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अगर बी आर यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके। तो और उसने क्या बोला? डीपी और सीपी भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब ये चेक करो। और हाँ, एक तो ये डायरेक्ट जनरलाइजेशन है, जब भी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर आपस में मीट करेंगे और अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होगा? पी क्यू आर एस क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। और वो मैं अभी आपको प्रूव भी करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ए आर जो है ये एक एंगल बाइसेक्टर है, और बी आर भी क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी चेक करो, और ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। व्हेन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, ठीक है, एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी किसी भी पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे वो मीट करने के बाद क्या एंगल बनाएंगे? एंगल थीटा बनाएंगे, ठीक है। सो वो एंगल थीटा किसके बराबर होगा? बाकी जो एंगल बच गए विच इज एंगल सी और डी, जिनका हमने एंगल बाइसेक्टर नहीं लिया, उसका क्या होगा? हाफ होगा, ठीक है। उनका सम करके अगर मैं हाफ कर दूं तो इस एंगल थीटा के बराबर आ जाएगा। अब मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा? अब यहाँ पे चेक करो, हमने ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, हमने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा इक्वल्स टू ये क्या होगा? एंगल डी प्लस एंगल सी बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे चेक करो, एंगल सी और डी की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। 180 बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल आर यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है? 90 डिग्री है। अब सेम चीज़ है जो मैंने इधर डिस्कस करी है, वही हम इन दोनों एंगल बाइसेक्टर के लिए भी बोल सकते हैं। एंगल डी का हमने एंगल बाइसेक्टर लिया, ठीक है, और एंगल सी का हमने एंगल बाइसेक्टर लिया। ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं? पी पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है पी पे जो भी एंगल बन रहा होगा वो किसका हाफ होगा? ए और बी का हाफ होगा। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए और बी का सम पैरेललोग्राम में किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ठीक है, अगर इसका मैं हाफ करूंगा तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, और वो 90 डिग्री है, तो इट मीन्स वो रेक्टेंगल है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल का इक्वल होना मतलब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है,
ठीक है, और ऊपर से वो 90 डिग्री होना, इट मीन्स वो रेक्टेंगल है। ओके, आई थिंक यहाँ तक सभी बातें क्लियर हुई होंगी। तो बाकी दो, ये एस और क्यू को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्टिल मैं बता देता हूँ। अब ये ट्राइंगल देखो आप, डी ए एस, ट्राइंगल डी ए एस, इसमें दो एंगल कितने डिग्री के हैं, एक 60 है और एक 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90। ठीक है, ऐसे ही सेम ये भी 90। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेता हूँ। ओके, सो अभी तक हम ये प्रूव कर चुके हैं पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, आर यू विद मी? ठीक है, और ये भी हम 90 डिग्री प्रूव कर चुके थे, और ये भी 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री था। ठीक है, और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, अब ओके, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ठीक है, हमें एक तो डायगोनल फाइंड आउट करना है, विच इज पी आर। पी आर एक डायगोनल है इस रेक्टेंगल का। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर, और हमें पता है किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एस, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं क्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, तो इट मीन्स वही सेम वैल्यू किसकी होगी, पी आर की भी होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब क्यू एस यहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, पी क्यू एस। ठीक है, पी क्यू एस में मैं करूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एस का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ऐसे मैं डायगोनल निकालूँ, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो आर एस की वैल्यू चाहिए होगी और एक क्यू आर की वैल्यू चाहिए होगी। तो अब देखो हम आर एस और क्यू आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मुझे आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर एस, आर एस बोले तो ये वाली साइड। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए आर माइनस ए एस। ठीक है, अब ये ट्राइंगल चेक करो, मैं यहाँ पे इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, आर ए बी। ठीक है, ये ट्राइंगल चेक करो, ए आर बी। ठीक है, मेरे पास ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये मुझे पता है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और मुझे ये साइड कितनी दे रखी है, ए बी 15 दे रखी है। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, मुझे ए आर फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाली साइड। ठीक है, तो ए आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, अब ये चेक करो, ये है हाइपोटेनस। ठीक है, और एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, अगर मैं इस एंगल को 30 डिग्री ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसके साथ वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करता है, कोस थीटा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस क्या है, ए आर अपॉन हाइपोटेनस है यहाँ पे 15। ठीक है, तो ए आर की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, ए आर इज इक्वल टू 15 कोस 30। तो यहाँ तक आई थिंक सब कुछ क्लियर है। अब ऐसे ही मैं ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल लेता हूँ, डी एस ए। ठीक है, ट्राइंगल डी एस ए। अब इसमें चेक करो, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, डी एस ए। ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, ए एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए एस क्या होगा, ए एस, अगेन यहाँ पे ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू है 9। ठीक है, और ये एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। ठीक है, और इनके बीच में, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करता है, अगेन, अगेन कोस थीटा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कोस 30 इक्वल्स टू ए एस अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए एस की वैल्यू क्या निकाल ली, 9 कोस 30। ठीक है, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इफ़ दिस इज क्लियर तो मैं कुछ चीज़ें मिटा लेता हूँ।
सो अब मैंने यहाँ पे ए आर और ए एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसमें मैं पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 cos 30 माइनस 9 cos 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया, 6 cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3। अब मैंने पी क्यू आर एस रेक्टेंगल की एक साइड फाइंड आउट कर ली, विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 3। अब मुझे बस आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर मैंने आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो इट मीन्स मैं इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी निकाल लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। अब मैं बिल्कुल सेम चीज़ें क्यू आर को फाइंड आउट करने में अप्लाई करूँगा। इसमें मैं बी आर में से बी क्यू माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो। ठीक है, ये बड़े वाला ए बी आर में अगर मुझे, ठीक है, ये एंगल पता है 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके ये पूरे साथ वाली साइड और ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मुझे बी आर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे cos 60 अप्लाई करूँगा। cos 60 से ये कितना आ जाएगा, 15 cos 60। ठीक है, तो अब मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूँगा विच इज दिस वन। ठीक है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, बी क्यू सी, अब बी क्यू सी में ये 90 डिग्री है और ये 60 है, और 9 यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 9 cos 60। ठीक है, तो यहाँ पे 15 में से 9 गया, 6। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ से मैंने क्यू आर की वैल्यू क्या निकाली, 3√3। अब एग्जामिनर हमसे इस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस के बारे में कुछ भी पूछ ले, पेरीमीटर पूछ ले, एरिया पूछ ले, डायगोनल पूछ ले, हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी रेक्टेंगल की दो साइड आने के बाद उसमें कुछ नहीं बचता। ओके, तो मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, हमने किसी भी रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड निकाल ली। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ निकाल ली। ठीक है, अब उसी का अगर मैं ट्वाइस कर दूँ, 3 + 3 √3 का अगर मैं ट्वाइस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, 6 + 6 √3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर या तो ये होगा या तो ये होगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, पेरीमीटर निकाल दिया, और अब मुझे डायगोनल निकालना है। डायगोनल के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली इसमें आर एस और क्यू आर की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, ये मैंने पूरी बैकग्राउंड डिटेल आपको दी है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, वरना ये क्वेश्चन आप देखते ही सेकंड्स में कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आर एस कितना है, 3 का स्क्वायर 9, और क्यू आर की वैल्यू है 3√3, और इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये 27 बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये 36 √36 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमने ये निकाल लिया डायगनल। ठीक है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब वो कल ना हमसे इसका अगर एरिया भी पूछने लग जाए तो एरिया क्या होगा, सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, इफ दिस इज क्लियर तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब ये क्वेश्चन भी पैरेललोग्राम के ऊपर है, एंड मैं ऑलरेडी आपको पैरेललोग्राम के बारे में सब कुछ समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन हम करेंगे पैरेललोग्राम के ऊपर। ओके, सो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पी इज अ पॉइंट, पी एक कोई भी पॉइंट है इस पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, और डायगोनल बी डी कट द ए पी एट क्यू। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से ए को मिला दूं, ठीक है, उसी लाइन को ये डायगोनल बी डी कहाँ पे कट कर रहा है, क्यू पे कट कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू डी क्या, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया हमें कितना दे दिया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया हमें कितना दे दिया, इट्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। ठीक है, और अब उसने हमसे क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी सी। डी पी सी कहाँ है,
डीबीसी ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, एक्चुअली दो प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ पैरेललोग्राम की। एक तो यहाँ पे ये चेक करो कि डायगोनल, ठीक है, ऑल्सो बाइसेक्ट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब बाइसेक्ट का मतलब है उसको बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल, ठीक है, उसके एरिया को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अब जो भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के लिए फॉलो होगी वो सेम प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी फॉलो होगी, रेक्टेंगल में फॉलो होगी और रोम्बस में भी फॉलो होगी। क्यों? अब पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस है रोम्बस। ओके, अब जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है और ये अंदर, ये सॉरी ये डायगोनल नहीं है, ये कोई भी पॉइंट है अंदर पी, ठीक है। अगर इस पॉइंट पी से, ठीक है, अगर मैं इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस पे ज्वाइन करूं, ठीक है, तो मेरे पास चार, तो ये मेरे पास चार एरिया क्रिएट करके देगा, ठीक है, विच इज A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपोजिट वाले एरिया का सम, दो अपोजिट ट्राइंगल्स के एरिया का सम, ठीक है, इक्वल होगा बाकी जो भी दो ट्राइंगल बच गए उनके एरिया के सम के बराबर। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब इसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है ये पॉइंट कितने ट्राइंगल बना रहा है, ये A1 बना दिया इसने, ये A2 बना दिया। A2 क्या है? पी ए पी ए बी, ठीक है, पी ए बी, ये A2 है, इसको मैं A2 बोल रहा हूँ, और इसको मैं A3 बोल रहा हूँ, और इसको मैं A4 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे पता है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A4, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये चेक करो, अगर इनका सम इक्वल है, ठीक है, अगर इनका सम इक्वल है और अगर मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कर दूं तो ये किसके, तो इनका सम पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, और अब मुझे पता है मैं इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ से A1 प्लस A2 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, A1 प्लस A2, तो ये कितना बन जाएगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2। क्या ये बात है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसको कहीं ना कहीं इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से A1 प्लस A2 उठाऊँ तो ये भी इस पैरेललोग्राम के एरिया का कितना होगा, 50% होगा, ठीक है, और ये भी 50% होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने सीखी थी कि पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम के एरिया को बाइसेक्ट करता है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल DAB कितना होगा, 50% होगा। क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से मैं ये नहीं बोल सकता कि A1 प्लस A2, ठीक है, अगर ये 50% है और ये भी 50% है, इज इक्वल्स टू ट्राइंगल DAB। क्या ये क्लियर है? ठीक है, और DAB को मैं क्या लिख सकता हूँ, DQA प्लस ट्राइंगल DQB। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इफ दिस इज क्लियर तो मैं ऊपर यहाँ थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब ये चेक करो, यहाँ पे A1 को तो मैं A1 ही लिखूंगा और A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ट्राइंगल AABQ, ठीक है, और ये इक्वल होगा ट्राइंगल DQA प्लस ट्राइंगल, ये यहाँ पे AQB है, ट्राइंगल AQB, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, और DQA का एरिया तो मुझे पता ही है, जो कि गिवन है 18 सेंटीमीटर, DQA 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 इधर से आके माइनस हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पे A1 का एरिया मैंने कितना निकाल लिया, इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, सो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बिल्कुल क्लियर है? अब मुझे बताओ क्वेश्चन में दम है या नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, सो अब ये क्वेश्चन चेक करो, इसमें हम क्या नया सीखने वाले हैं वो देख लेते हैं। हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दे दिया, ठीक है, और जिसके हमें डायगोनल दे दिए 22 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी हमें एक साइड दे दी, इट्स इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। और फिर हमें क्या बोला है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। इट्स इक्वल टू, अगर मैं डायगोनल D1 का स्क्वायर कर दूं प्लस डायगोनल D2 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये इक्वल होगा पैरेललोग्राम की चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, अगर एक साइड को मैं किसी भी पैरेललोग्राम की, अब मुझे पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने कितना निकाल लिया, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, एंड इट्स इक्वल टू, अगर टू मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 2a² प्लस बी स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। और ये D1 D2 क्या है, डायगोनल। ठीक है, इसी पैरेललोग्राम के डायगोनल है। और ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने कहाँ लिखी है, यहाँ पे चेक करो, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब रोम्बस में चेक करो, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे 4a² के बराबर हो जाएगा, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, क्या है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब इसमें कुछ नहीं बचा, बस सिंपली वैल्यू पुट करनी है हमें। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। 16 का स्क्वायर होता है 256, इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 प्लस बी स्क्वायर। क्या है, क्लियर है, 740। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 350 और 20, 370 माइनस 289। ठीक है, ये 11, सो 81, अंडर रूट 81 इज इक्वल टू बी। सो बी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 9। ठीक है, अगर एक साइड 17 है तो ये भी 17, ये 9 है तो ये भी 9। ठीक है, 17 और 9 कितना होता है, 26, 26 इंटू 2 इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। सो ये हमने निकाल लिया पेरीमीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आई होप सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, ओके, सो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, और देखना यहाँ पे आपको क्या नया सीखने को मिलता है। ठीक है, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी। ठीक है, ई इज अ पॉइंट ऑन दिस साइड सी डी। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और सी और डी पे एक ऐसा पॉइंट है ई। ठीक है, वेयर ए ई इंटरसेक्ट द डायगोनल बी डी। अगर मैं डायगोनल ये ज्वाइन कर दूं बी डी, ये मैंने यहाँ पे डायगोनल बना लिया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर मैं ए ई को ज्वाइन करूं तो ये आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एफ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट क्या निकल के आएगा, तो ये पॉइंट दे दिया हमें एफ। ठीक है, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ बी मतलब ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया हमें कितना दे दिया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, बी यहाँ पे है बी ई सी, अगर ये मैं ज्वाइन कर दूं यहाँ पे, तो इसका एरिया उसने क्या दे दिया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ई सी। ठीक है, क्या है, क्लियर है? और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसको कैसे करेंगे हम? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ।
अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज होगी पैरेललोग्राम के लिए, विच इज दिस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये चेक करो, ठीक है। अब ये बात देखो, यहाँ पे ये अगर ये पैरेललोग्राम के लिए एप्लीकेबल है तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल के लिए भी होगी, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। और ऐसे ही स्क्वायर और रोम्बस के लिए, क्योंकि ये सारे पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस हैं। ओके, तो ये क्या बोलते हैं, किसी भी साइड पे, ठीक है, यहाँ पे हमने डी ए साइड ले ली, यहाँ पे अगर हम एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है, और ये ट्राइंगल ऑपोजिट साइड के, जिस भी साइड पे हमने इस ट्राइंगल का बेस रखा है उसके ऑपोजिट साइड पे कहीं पे भी, अब ये तो यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, तो ये कल ना यहाँ पे भी टच कर सकता है, कहीं पे भी टच कर सकता है, ठीक है। तो इनके एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इस ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा उसको मैं 1 यूनिट बोलूँगा। इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी का जो एरिया होगा वो होगा 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया बच गया यहाँ पे, ठीक है, इसका एरिया भी कितना निकल के आएगा, 1 यूनिट, और इसका भी 1 यूनिट। क्या ये क्लियर है? एंड वन मोर थिंग, अगर ये 1 यूनिट है तो इट मीन्स जो भी इस पैरेललोग्राम का एरिया है, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया उसका क्या होगा, हाफ होगा। ओके, तो अब इसको अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। अब ये ट्राइंगल पकड़ो, ए ए ई बी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ए ई और यहाँ से ये बी, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम में मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी ई का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, 50% होगा, पैरेललोग्राम के एरिया के 50% होगा। और हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अब बी डी यहाँ पे डायगोनल है, तो ये क्या करेगा, इसको भी दो इक्वल एरिया में बाइसेक्ट कर देगा। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल बी ए डी बराबर होगा ट्राइंगल ट्राइंगल बी ए डी का एरिया बराबर होगा किसके, ट्राइंगल बी सी डी के एरिया के बराबर होगा। और वो कितना होगा, 50% ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ए बी ई का एरिया इसके बराबर होगा और ए बी ई का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर भी होगा। ओके, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? सो अब देखना मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल ए बी ई का एरिया किसके बराबर होगा, ट्राइंगल ट्राइंगल मैं यहाँ से लूँगा बी सी डी लूँगा, ठीक है, बी सी डी इसके एरिया के बराबर होगा। अब ट्राइंगल ए बी ई किससे मिलके बना है, एक तो ये इस ट्राइंगल से मिलके बना है जिसका एरिया कितना है, 22 सेंटीमीटर, 22 प्लस, और मैं अगर इस ट्राइंगल को जोड़ दूँ, ट्राइंगल ई एफ बी प्लस ट्राइंगल ई एफ बी, और ये किसके बराबर होगा, एक तो ये इसके बराबर होगा जो हमें फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल डी ई एफ प्लस ट्राइंगल ई एफ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई ठीक है। क्या ये क्लियर है? तो ये तो कट जाएगा, इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बी सी ई की वैल्यू क्या पुट करूँगा, यहाँ पे बी ई सी 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22, और उधर से ये माइनस होगा 12, इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10। ये तो बच्चा बच्चा कैलकुलेट कर सकता है। ओके, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पे सारे स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है जो भी मैंने समझाया यहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने एक और नई प्रॉपर्टी सीख ली, ठीक है। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई हम ट्राइंगल बनाते हैं जिसका बेस पैरेललोग्राम की किसी भी एक साइड के बराबर होता है और उसका जो पॉइंटेड एरिया है वो अपोजिट साइड पे कहीं लाई करे, तो उस ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के क्या होगा, हाफ होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब इसको और देख लेते हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप क्या नया सीखने वाले हो। हमें एक पैरेललोग्राम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, और ई एक पॉइंट है सी डी साइड पे। ओके, ए बी
सी डी, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है ई। अब उसने क्या बोला है, सच दैट बी डी, अगर मैं बी डी को ज्वाइन करूँ, ये एक डायगोनल है, एंड ए ई, अगर मैं ए ई को ज्वाइन कर दूँ, ये आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ। ओके, यहाँ पे मैंने ये दोनों लाइन ज्वाइन कर ली, और ये कहाँ पे मीट कर रही है, ओ पॉइंट पे। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ ई, डी ओ ई मतलब ये वाला एरिया, उसने कितना दे दिया, 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ई सी पी, मतलब ये वाला, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें क्या दे दिया, 61 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, आगे देखना आप। अब आगे देखना इसमें कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। ओके, और फिर लास्ट में उसने क्या बोला हमें, उसने बोला है डी ओ और ओ बी, मतलब ये वाली साइड एक तो, और ओ बी ये वाली साइड, ठीक है, इन दोनों साइड का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, डी ओ रेशो ओ बी, ये फाइंड आउट करना है हमें। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, लगाओ दिमाग लगाओ एक बार। मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से इसको ट्राई करो, और फिर ये वीडियो देखना, मैं करा ही दूंगा इसको। आई होप आपने खुद से ट्राई करा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखो, पॉइंट ई है, ठीक है। अब ये जो चार ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें हम वो एरिया वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते कि इस ट्राइंगल का एरिया इस इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का सम इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, वो भी नहीं लगा सकते हम। ये क्वेश्चन करने के बाद भी आपको, आई एम श्योर आपको मजा आने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ई पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या बन गया, डी ई बी ए, ठीक है, ये कौन सी फिगर बन गई, ये ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। अब हमें पता है ये पैरेललोग्राम था पहले, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल होंगी। और एक ऐसी फिगर जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, और बाकी इन दोनों साइड से इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो कि उनकी लेंथ इक्वल है या नहीं है, कुछ भी हो, और ये पैरेलल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस दो साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये एक ट्रेपीजियम है। अब यहाँ पे चेक करना ट्रेपीजियम की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे चेक करो, ये ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम में ये इसके दो डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ये चार ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हैं जिनका एरिया ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ठीक है। और यहाँ पे चेक करो, मैंने ए थ्री लिखा है, ठीक है, और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ट्राइंगल बनेंगे, जो कि नॉन पैरेलल साइड्स पे जो ट्राइंगल बन रहे हैं, उनका एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। वो फिर चाहे कैसा भी ट्रेपीजियम हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो या फिर नॉन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, कि अगर चार ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं तो अपोजिट वाले ट्राइंगल्स का जो एरिया है उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा जो बाकी दो ट्राइंगल बच गए उनके एरिया के प्रोडक्ट के। तो इसमें ऐसे चीज़ें वर्क करेंगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे चेक करो, मैं इस एरिया मैं इस ट्राइंगल के एरिया को क्या मान लूँगा, एक्स स्क्वेयर मान लूँगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 9x² इज इक्वल्स टू, अब मुझे पता है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ए, और इसका एरिया भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू a², ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू मैं कितने निकाल लूँगा, √9x², ठीक है। सो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 3x, ठीक है। तो मैं इस एक ट्राइंगल के एरिया को क्या बोल सकता हूँ, 3x। क्या ये बातें क्लियर है। सो अब मैं आपको ट्राइंगल टॉपिक से एक और प्रॉपर्टी बोल लो या कॉन्सेप्ट बोल लो, उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अगर किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर इस पॉइंट से मैं एक सीवियन खींचूं, ठीक है, कोई भी एक लाइन खींचूं, दूसरे इस पॉइंट के अपोजिट साइड पे अगर एक मैं लाइन खींचूं और उसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इसको मैं पॉइंट कर लेता हूँ ए बी सी, ठीक है, और ये एक्स पे।
सो जो बी एक्स अपॉन सी एक्स का जो रेशो होगा, ठीक है, वो इन ट्राइंगल्स के एरिया के, ठीक है, तो इस लाइन ने जो ये नए ट्राइंगल क्रिएट किए हैं इनके एरिया के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी एक्स अपॉन ट्राइंगल ए सी एक्स, इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशो होगा वही रेशो बी एक्स और सी एक्स का भी होगा। अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें फॉलो हो रही है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है डी ओ, ठीक है, और ये है ओ बी, ठीक है। अब हमें इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए और इस ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए, उससे मैं डी ओ और ओ बी का रेशो फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? और इनका एरिया कैसे निकलेगा, बस मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली तो मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा और इस ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा। ओके, आई थिंक ये बातें क्लियर है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है बी डी एक क्या है, डायगनल है। बी डी एक क्या है, डायगनल है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को इस क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि आगे हम अब करने क्या वाले हैं। ठीक है, बी डी एक डायगनल है, तो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। तो और इनका एरिया क्या होगा, यहाँ से इस वाले ट्राइंगल का एरिया है एक्स स्क्वेयर प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया है 3x, ये 3x हमने निकाला था ना यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं दूसरी साइड जाऊँ तो वहाँ पे क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया पता था। ठीक है, और इस ट्राइंगल का हमें एरिया पता था। ठीक है, सेकेंड हाफ का तो हमें एरिया गिवन ही था 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने सिंपली दूसरे हाफ से इक्वेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x - 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर क्या निकल के आएंगे, इस -3x को मैं 10x और -7x से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10, 7। ठीक है, आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती होगी। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 निकल के आ गई। तो अब यहाँ पे चेक करो, हम डी ओ अपॉन ओ बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल टू इसका एरिया कितना था यहाँ पे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना था 3x अपॉन इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना था एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये x से एक x कट गया यहाँ पे, सो ये आ गया 3/x विच इज इक्वल टू 3/7। सो डी ओ की रेशियो जो आएगी वो आएगी 3 यूनिट और ओ बी की जो रेशियो आएगी वो आएगी 7 यूनिट। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन करके मजा आया? तो यहाँ पे आपको कितनी चीज़ें सीखने को मिली है। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेपीजियम की भी कुछ प्रॉपर्टी देख ली। आई थिंक यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो बिल्कुल दमदार है एकदम। मैंने ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी रैंडम ऑर्डर में चीज़ें नहीं पुट करी हैं। सारी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने इस तरीके से अरेंज करे हैं कि अगर आप सही ऑर्डर में इस वीडियो को देखोगे, ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। इफ दिस इज ऑल्सो क्लियर तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, सो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ देखना आपको क्या नया सीखने को मिलता है। एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस और उसका एरिया हमें दे दिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, इस पूरे का एरिया हमें कितना गिवन है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू यहाँ पे हमने एक्सटेंड करी है टू एक्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू ये वाली साइड क्यू एक्स के बराबर है। इफ एक्स एस ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू आर को एट पॉइंट वाई, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ एस वाई आर। हमें इस वाले ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, अब इसमें लगाओ दिमाग। ठीक है, इसको कैसे करोगे। आई होप आप अगर क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हो तो आप ट्राइंगल पढ़ के आए होगे यहाँ तक। ठीक है, और ट्राइंगल में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल एक्स क्यू वाई
सिमिलर होगा ट्राइंगल एक्स पी एस के। ठीक है, अब ये चेक करो, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, क्यू से आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ। अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये बाहर वाला एंगल क्या निकल के आएगा, अल्फा। तो हमने ट्राइंगल एक्स क्यू वाई और एक्स पी एस में एक एंगल क्या कर लिया, सेम कर लिया, और एक कॉमन है यहाँ पे एक्स। ठीक है, अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई जेड, एक्स क्यू वाई इज सिमिलर है पी क्यू एस के। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे चेक करो, यहाँ से अगर यहाँ से मैं ये साइड उठाऊँ एक्स क्यू, और यहाँ से मैं एक्स पी उठाऊँ, एक्स पी, एक्स पी ये वाली साइड है, ठीक है, और एक्स क्यू ये वाली साइड है, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 1/2। ठीक है, अब क्यों यहाँ पे मिड पॉइंट है एक्स पी का। ओके, तो अब मुझे बताओ इस इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। सिंपली अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एक्स क्यू वाई और ट्राइंगल एक्स पी एक्स के एरिया का रेशियो आ जाएगा, विच इज़ 1/4। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ट्राइंगल जो है इसका एरिया क्या है, 1 यूनिट है। अगर मैं ट्राइंगल एक्स पी एस के एरिया में से ट्राइंगल एक्स क्यू वाई का एरिया अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा, विच इज पी क्यू, पी क्यू वाई एस। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा, विच इज दिस। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब एक्स पी एक्स का एरिया कितना है, 4 यूनिट, माइनस एक्स क्यू वाई का एरिया है 1 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 3 यूनिट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका एरिया है 3 यूनिट। ठीक है, अब ये वाले ट्राइंगल चेक करो आप, एस वाई आर और ट्राइंगल एक्स क्यू वाई, एस वाई आर और ट्राइंगल एक्स क्यू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, और ये एंगल हमने कितना निकाला था, ये अल्फा निकाला था। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये अल्फा किस वजह से है मैं बताता हूँ, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल दिया कि एस वाई आर, ठीक है, एस वाई आर सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल सेम एंगल सेट करने पड़ेंगे, एक्स वाई क्यू, ये इसके सिमिलर होगा। ठीक है, ये सिमिलर है, और मैं ये भी प्रूव करूंगा अभी कि ये एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है। वो कैसे, अब ये चेक करो, ये 1 यूनिट है, ठीक है, क्योंकि क्यू यहाँ पे मिड पॉइंट है तो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये 1 यूनिट हुआ, तो ये भी 1 यूनिट। और अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये भी 1 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे चेक करो, यहाँ से अगर मैं एस आर लेता हूँ, एस आर, तो यहाँ से मैं कौन सी साइड लूँगा, एक्स क्यू, बिना देखे मैंने उठा ली, और एक्स क्यू की यहाँ पे कितनी लेंथ है, 1/एक्स क्यू। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/1। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसी के अंदर। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है। और इन दोनों का एरिया तो मैंने पहले ही निकाल रखा था। अगर एक्स वाई क्यू का एरिया 1 यूनिट है तो एस आर वाई का एरिया भी कितना होगा, 1 यूनिट। ठीक है, और अब चेक करो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना निकल के आ गया, 3 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, 4 यूनिट। और 4 यूनिट यहाँ पे किसके बराबर है, 300 के। ठीक है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, और मुझे किसका एरिया निकालना है, 1 यूनिट का निकालना है, 1 यूनिट जो कि किसका एरिया है, एस
वाई आर का, ठीक है। इट्स इक्वल टू 300/4, 75 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन करके भी मजा आया? मुझे तो आया। इफ दिस इज क्लियर तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके, सो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें एक ए बी सी डी स्क्वेयर गिवन है और इस स्क्वेयर के अंदर ई एक पॉइंट है। ओके, मैं साथ के साथ लिखता चलता हूँ, ठीक है। मैं ई को यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। और इसने बोला डी ई सी, ये एक ट्राइंगल है डी ई सी, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 30 डिग्री। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इफ ई इज ज्वाइन टू वर्टेक्स ए और बी ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ, यहाँ पे मैंने ए और बी को भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ई के साथ। सो अब हमें ए ई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज़ दिस, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई थिंक सब ये क्वेश्चन समझ गए। ओके, तो अब ये चेक करो, ये एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अगर ये इक्वल है और हमें ये गिवन है कि डी ई सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये साइड भी क्या होगी, इस ट्राइंगल की साइड भी स्क्वायर की साइड के बराबर होगी, ठीक है। ये बातें क्लियर है। इफ दिस इज क्लियर तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल डी ए ई, ठीक है। अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो और जो भी साइड्स इक्वल होंगी उनके ओपोजिट वाले एंगल, मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये बोल सकता हूँ 2θ + 30 = 180 डिग्री। और यहाँ से 2θ की वैल्यू कितनी आ गई, 150, ठीक है। सिंपली 30 को मैंने 180 में से माइनस कर दिया, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 75 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल 75 डिग्री है, सो एज इट इज़ सेम केस भी यहाँ भी बन रहा होगा और यहाँ पे भी ये 75 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और सेम यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। आई थिंक ये बात आप समझ पाए, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब 360 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, एक तो ये 60 -60 और -75, एक ये वाला 75 और एक ये वाला 75 माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 150 और 60, 210, ठीक है। अगर 360 में से मैं 210 माइनस करूँ तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 90 और 60, 150 डिग्री। सो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ओके, सो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। और पी इसके अंदर एक पॉइंट है सच दैट डी पी की वैल्यू हमें दे दी ये 8 सेंटीमीटर और पी बी की वैल्यू हमें दे दी 2 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ओके। पी सी इज परपेंडिकुलर टू पी सी, मतलब ये वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू डी बी। ये डी है और ये बी डी बी पे, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी, और ए पी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे ये ब्रिटिश फ्लैग की तरह बन रहा है यहाँ पे,
ओके, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं AP का स्क्वायर कर दूं विच इज दिस लेंथ, और PC का अगर स्क्वायर करके इन दोनों का सम कर दूं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? DP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। ठीक है, और ये पॉइंट इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी हो सकता है, और ये पॉइंट इस रेक्टेंगल के बाहर भी कहीं भी हो सकता है। ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, सो अब इसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये क्या बन जाएगा? DP का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा मैं और इसका स्क्वायर करूंगा, PB का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो DP की वैल्यू मेरे को गिवन है 8, विच इज 64 हो जाएगा, और PB की वैल्यू मेरे को गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे बोला है कि AP की लेंथ निकालनी है। ठीक है, AP की लेंथ निकालने के लिए मेरे पास CP की लेंथ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए मेरे पास CP की वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी मैं AP की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्या आज तक सब कुछ क्लियर है? अब CP को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये चेक करो यहाँ पे, CP यहाँ पे ये हमें एक परपेंडिकुलर गिवन है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सो हेयर CP इज अ CP इज अ ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ये किसके अंदर ऑल्टीट्यूड है? एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब हमें कोई एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी हो, वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, और मेरे पास ये वाली वैल्यू गिवन है 8 और 2। ठीक है, अब देखना है इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे चेक करो। ठीक है, अब ये लेंथ निकालने के हमारे पास चार तरीके हैं ये। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये M की वैल्यू पता है और N की वैल्यू पता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा। CP का स्क्वायर इज इक्वल टू M इंटू एन, और M और N की वैल्यू क्या है? 8 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 16, तो ये √16 आ जाएगा। CP की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाल ली? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पुट कर दो बस सिंपली, तो AP की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? √68 माइनस CP की वैल्यू है 4, तो ये 16। ठीक है, 52, √52। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 13 चौके 52। ठीक है, और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 2√13, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन करके मज़ा आया आपको? ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ गुड क्वेश्चन। ओके, हमें गिवन है कि एक स्क्वेयर इंस्क्राइब्ड है किसी क्वार्टर सर्कल में। क्वार्टर सर्कल क्या होता है? सिंपली सर्कल का 1/4 इन सच अ मैनर दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टाइसेस, ठीक है, लाई ऑन द रेडियाई। अब ये इसकी रेडियाई है। ठीक है, ये आर, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये क्या बोल रहे हैं? एट एन इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे इस क्वार्टर सर्कल के अंदर एक स्क्वायर लाई करता है जिसके ये दो पॉइंट्स एडजेसेंट वर्टाइसेस, ये वाला और ये वाला वर्टाइसेस रेडियस को टच कर रहे हैं। ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस पे है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा यहाँ पे। वाइल अदर टू वर्टाइसेस लाई ऑन दी सर्कुलर आर्क, ये यहाँ पे इस सर्कुलर आर्क पे प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो यहाँ पे टच कर रहा है इसे इधर। ओके, इफ द स्क्वेयर हैज साइड्स ऑफ लेंथ x, स्क्वेयर की साइड हमें यहाँ पे ये x गिवन है। ठीक है, तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे इनका इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से वर्टाइसिस का। ओके, अब ये एक स्क्वेयर है तो ये साइड भी क्या होगी? x, ये भी x, ये भी x।
क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो अब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होगा? ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा? यहाँ पे बन रहा होगा 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ? ये जो पॉइंट है यहाँ पे और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पे। इज दिस क्लियर? और वो भी कैसे? अगर ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे 45 डिग्री का होगा। और स्क्वायर का हमें पता है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो यहाँ पे ये 45 आ गया, तो ये भी 45। ओके, अगर इस पॉइंट को मैं ए बोलूँ और इसको मैं बी बोलूँ, तो ए बी यहाँ से क्या निकल के आ गया? डायगोनल किसका? स्क्वायर का। ठीक है, और इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? √2x। ठीक है, तो ये लेंथ मैंने निकाल ली। ठीक है, अब मुझे रेडियस निकालनी है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ज्वाइन कर दूं तो वही लेंथ रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, अगर इस सेंटर से मैं बी तक एक लाइन मिला दूँ यहाँ पे, ये अगर इस सेंटर से मैं यहाँ पे बी तक एक लाइन मिला दूँ ये, ठीक है, तो यही रेडियस होगी। ठीक है, और इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगी? अब मेरे पास ये तो आ गया डायगोनल, इट्स √2x। ठीक है, और अगर मेरे पास कैसे ना कैसे ये वाली लेंथ आ जाए, तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा के आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो अब मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है, ये। ठीक है, अब मुझे पता है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और ट्राइंगल अगर मैं ये ओ मान लेता हूँ और इसको सी, ट्राइंगल अगर मैं ए ओ सी कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे अब ये मुझे पता है ये इक्वल है, तो इनको मैं ए बोल लेता हूँ। ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली पाइथागोरस अप्लाई करी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू यहाँ से x/√2। क्या ये बातें क्लियर है? तो मैंने तो यहाँ पे मैंने ये वाली लेंथ भी निकाल ली। ठीक है, ये भी निकाल ली। अब मैं ट्राइंगल ए ओ बी कंसिडर करूँगा और इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे आर स्क्वेयर विच इज़ हाइपोटेन्यूस इस केस में, तो ये किसके बराबर होगी? x/√2 का स्क्वायर प्लस √2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? x² / 2 प्लस 2x²। ठीक है, अगर मैं x² कॉमन लूँ, 5/2, सो इट विल बी इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आई है? ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। ठीक है, आर स्क्वायर की। अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी? इज इक्वल टू √5x/√2। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपली रूट ले लो यहाँ पे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन करके भी मजा आया होगा आपको।